Hello everyone. After studying the concepts of properties of solids and fluids, you can study the thermal properties of matter. That means how the object can change its properties uh, by temperature, by changing the temperature. That means we all know that if you will increase the temperature, then at a certain point the solid is going to melt, right? Right. And after melting there will be a certain point means certain temperature, right? At that it can boil, right? Boiling and melting is just the state change, right? So here the latent heat of vaporization, latent heat of fusion comes into picture, right? तो होता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, जो भी एनर्जी होती है दैट जस्ट इंक्रीजेस इट्स इंटरमोलिकुलर स्पेस, जिससे कि उसका स्टेट चेंज हो जाता है, राइट? सो इट्स वेरी वेरी मीनिंगफुल अगर तुम समझ पाओ कि दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन हीट, राइट? लेटेंट हीट इज नथिंग बट द हिडन हीट, राइट? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यू कैन सी आइस एज वेल एज वाटर. Both the things are present at 0 degree centigrade, but in terms of energy both are different because that is one is solid and other is liquid, right? So here we'll discuss the questions of JEE about this topic. 6 questions were there in this session, in the January session, so I will discuss them. The first question is 10 kg of ice at minus 10 degree centigrade. देखो तो ice का temperature given -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है ना, इज एडेड टू 100 kg वाटर टू लोअर इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो राइट यहाँ पे ये वाटर है, वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें एक आइस ऐड कर दी है और आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो आइस हमारे पास कितना है, 10 kg आइस और वाटर इज 100 kg. तो एक विजुअलाइजेशन जरूरी होता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, राइट? तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमने 10 kg आइस को 100 kg वाटर में प्लेस किया है. तो क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी. क्या ये जो वाटर है इज इट सफिशिएंट टू प्रोवाइड दैट मच हीट और नॉट, कि पूरी आइस मेल्ट होगी या नहीं होगी? तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो आंसर सारे पॉजिटिव में दिए. अगर माइनस में आंसर होता तो यानी कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होती. सपोज तुमने यहाँ पे 10 kg की जगह 100 kg आइस लिया होता, 100 kg वाटर लिया होता, तो पॉसिबिलिटी है कि आइस मेल्ट ना हो पाती और फाइनल टेम्परेचर किसी माइनस में होता, करेक्ट? तो यहाँ पे ये सब चीजें चेक की जाती हैं कि क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में, राइट? तो अगर हम देखें तो सिंपल इट्स अ कैलोरीमेट्री प्रॉब्लम. इसमें क्या होता है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, राइट? तो हीट गेन कौन करता है, आइस, राइट? जो लोअर टेम्परेचर पे वो हीट गेन करेगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व है. हीट गेन हीट लॉस इक्वल होते हैं, आइडियल केस कंसीडर करते हैं, सराउंडिंग का कोई लॉस कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. तो हीट गेन्ड बाय द आइस, तो हीट गेन्ड by ice is equal to heat lost by water. तो वाटर की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, तो वाटर ने कितना हीट लॉस किया है वो हम निकाल सकते हैं, mc डेल्टा टी, राइट? तो m मास कितना है वाटर का, दैट इज 100. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर हम देखें तो दिस इज 4200 जूल पर केजी में है, तो सारा केजी में लिया है, निकल आएगा जूल में. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4200 डेल्टा टी. तो डेल्टा टी का मतलब इसका टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर है अभी 25 है और फाइनल टेम्परेचर कितना है वही हमें निकालना है. देखो नो हीट एक्सचेंज इन द सराउंडिंग दिया हुई है, तो डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालना है. तो वाटर का सपोज कर लेते हैं फाइनल टेम्परेचर टी है. फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ है, जब आइस ऐड करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर हुआ है वो टी हो गया. तो इसका टेम्परेचर पहले 25 था, अब 25 से डिक्रीज होकर के जो डेल्टा टी होगा वो 25 माइनस टी हो जाएगा. सिंपल. आइस अगर हीट गेन करेगी तो आइस अभी -10 पे है, तो पहले वो -10 से 0 पे जाएगी. तो -10 से अगर वो 0 पे जाएगी, राइट? तो यहाँ तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा. तो जब भी स्टेट चेंज नहीं होता है तो हीट का फॉर्मूला mc डेल्टा टी है, और अगर स्टेट चेंज होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है ml, राइट? तो ml प्लस mc डेल्टा टी लगेगा. तो पहले mc डेल्टा टी से इसको 0 पे ले आओ, तो मास कितना है वो आइस का, दैट इज 10, और स्पेसिफिक हीट आइस की है 2100, और डेल्टा टी हो जाएगा -10 से 0 यानी कि 10, राइट? और प्लस ml. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, दिस इज mc डेल्टा टी प्लस ml,
और यहाँ पे mc डेल्टा टी। तो किसका स्पेसिफिक हीट यूज करना है वो तुम समझ जाना, राइट। और मास भी यहाँ पे वाटर का यूज करना है, यहाँ पे आइस का यूज करना है। तो यहाँ से ml लिखेंगे तो मास आइस का लिखेंगे तो 10 आएगा, और L लेटेंट हीट मुझे इसकी गिवन है 3.36 इंटू 10⁵। तो इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम 10⁵ कॉमन लेके कैंसिल करें तो इज इट पॉसिबल? 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इसको 2.1 लिखे तो 2.1 इंटू 10⁵ लिखा जा सकता है, तो 2.1 इंटू 10⁵, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इट बिकम 33.6 इंटू 10⁵। और अगर मैं इसको भी 10⁵ में लिखूं तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 4 इसको 4.2 लिख दो, तो इट विल बिकम 4.2 इंटू 10⁵, 25 माइनस टी, राइट। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दो, तो 10⁵ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 2.1 में अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 5, 35.7, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4.2 इंटू 25, 4.2 इंटू 25 विल बिकम 105 माइनस 4.2 टी, ये है, राइट। तो यहां से चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से अगर मैं इसको 4.2 को इधर ले जाऊं, 105 माइनस 35.7, 69.3 डिवाइडेड बाई 4.2, दिस इज 16.5, दिस इज द आंसर इज 15 के आसपास आ रहा है अगर मैं इसको लिखूं तो। दिस इज 4.2 इंटू 25, अगर हम करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 4.2 t इज इक्वल टू 105 माइनस 35.7, 35.7 ही आ रहा ना, राइट। 35 ऐड किया था ना इसको, तो 10⁵ लेके ऐड करोगे तो इट विल बिकम 35.7, राइट। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, यहाँ से t की आ रही है 15, इसको डिवाइड करके वैल्यू कितनी आ रही है? अप्रोक्सीमेटली 15 आ रही है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा था डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ध्यान देना, टेम्परेचर नहीं पूछ रहा था, डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर पूछ रहा था, राइट। तो इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कितना है, डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर कितना हुआ, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर वाटर का है वो 25 है, 25 से 15 हो गया, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो गया? 10। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 15 आया तो आंसर 15 ही लगा, आंसर 15 नहीं लगाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद में जो चेंज है वो आंसर, राइट। Which of the following best represents the temperature versus heat supplied graph? तो टेम्परेचर और हीट का ग्राफ से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसको तो तुम देखते ही बता दोगे, 10th का बच्चा भी बता देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बार मेल्टिंग होती है और 100 पे बॉइलिंग होती है, राइट। तो ये वाला मेरे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये तो 3 बार चेंज किया है, तो ऐसे पता नहीं, ये वाला 100 पे एक बार दिखा रहा है स्ट्रेट चेंज, तो डेफिनेटली ये आंसर है, बाकी सारे गलत, राइट। Third question is brass wire of length 2 meter and radius 1 mm at 27 degree centigrade is held taut between two rigid supports. Initially, it was cooled to a temperature minus 43 degree centigrade, creating a tension T in the wire. The temperature to which the wire has to be cooled in order to increase the tension टू, तो यानी कि पहले इसकी टेंशन टी थी, तो अब देखो यही सब चीज ध्यान देने वाली होती है कि पहले टेंशन टी थी, अब इसकी टेंशन कितनी हो जा रही है? 1.40। तो ये थर्मल स्ट्रेस का एक तरीके से क्वेश्चन है। थर्मल स्ट्रेस में क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा टी भी लिख सकते हो, डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, टेम्परेचर चेंज का ही मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस लिखते हैं तो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं इसको फोर्स मतलब कि रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन एरिया, मतलब टेंशन। तो यहाँ पे टी मैंने सरफेस टेंशन नहीं है, टी यहाँ पे क्या है? टेंशन है, यानी कि तरीके का फोर्स है। तो एरिया से बाई क्रॉस करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। तो यहाँ से सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देख लो, क्योंकि तुम एरिया भी चेंज नहीं कर रहे हो, वाई चेंज नहीं है, अल्फा चेंज नहीं है। तो अगर हम देख सकते हैं कि जो टेंशन है वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है, राइट। तो उसका कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उतनी ही टेंशन यहाँ चेंज होगी। तो टेंशन अगर T से 1.4 T चेंज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर रहे होगे, तो इनिशियली टेम्परेचर देखो 27 है, तो 27 से -43, राइट, तो T टेंशन है। तो अगर 27 से कहाँ जाएगा टेम्परेचर की टेंशन 1.40 हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से अगर हम निकाल दें, यहाँ पे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा
थीटा 2। तो पहले टेंशन T है, बाद में हो जा रही है 1.4T, और इनिशियली चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 27 से -43। तो 27 से -43 चेंज कितना हुआ 27 + 43, दैट मीन्स 70। कितना हो गया, चेंज लिखोगे ना, तो 27 से -43 कितना चेंज हुआ, 70 का चेंज हुआ, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली देखो सारे आंसर माइनस में है, यानी कि वो किसी नेगेटिव पे जा रहा होगा, क्योंकि कूल करने पे वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, कूल किया जा रहा है, क्वेश्चन ही पे है। तो अगर सपोज कर लेते हैं किसी माइनस थीटा तक पहुंच गया, ठीक, तो चेंज कितना हुआ 27 से अगर ये माइनस थीटा पहुंच गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 27 + थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, 1.4 को अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो 10 हो जाएगा, और 2 5 जा एंड 2 7 जा, तो दैट मीन्स यहां से आ रहा है 5/7 इज इक्वल टू 70/27 + थीटा। तो इसको बाई क्रॉस कर लो, तो बाई क्रॉस करके यहां से बस थीटा कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये आ जाएगा 490, और इसको 5 × 27, तो 5 × 27 इज 135, तो 135 + 5 थीटा इज इक्वल टू 490, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 490 इज इक्वल टू माइनस का 355। तो यहां से थीटा की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो, तो -71 आ रहा है। कितना आ रहा है, -71। तो क्वेश्चन वॉज अगेन सिंपल, तुम्हें अगर ये प्रोपोर्शनलिटी पता थी तो तुम क्वेश्चन बना लोगे, करेक्ट। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि रॉड एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डायमेंशन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ज्वाइंट एज शोन इन फिगर, राइट। तो यहाँ पे दो मटेरियल है, एक एक्स मटेरियल है जो एक्स 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 लगा है, और ये वाला मटेरियल वाई 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 है, राइट। तो दो डिफरेंट मटेरियल्स है एक्स एंड वाई, डायमेंशंस वगैरह इक्वल है, टेम्परेचर एट पॉइंट ए एंड एफ। तो ए पे टेम्परेचर तुम्हें दिया है 100 डिग्री, और यहाँ टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। तो given the thermal conductivity of rod X is 3 times, तो X की कंडक्टिविटी ज्यादा है। कंडक्टिविटी को अगर मैं सिग्मा से लिखूं तो कंडक्टिविटी ऑफ सिग्मा मतलब A मटेरियल X मटेरियल की, तो X मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है that is 3 times the conductivity of Y material, right। तो X मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो 3 टाइम्स है। जो ज्यादा कंडक्टिव होता है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी अपोजिट होती है, और रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस, तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम किसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करेक्ट। सिमिलरली हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे हीट करंट की तरह हम इसको एनालॉजी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म में निकालें तो इसकी कंडक्टिविटी हाई है एक्स की, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका हाई होगा, वाई का। तो मैं इसको रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज 3 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक्स के रेजिस्टेंस को आर ले लूं तो इसका रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। दिस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। और जो इसको एनालॉजी से सॉल्व करेगा उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये आर आर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा 3R, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के मेथड से, जैसे 10th में पढ़ते थे। यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, तो 3R का सीरीज क्या हो जाएगा 6R, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दे रही हूँ 6R हो जाएगा, और ये आर का क्या हो जाएगा 2R, और 6R और 2R अगर आपस में पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से क्या बनेगा 6R into 2R upon 6R plus 2R. That means it will become 6R into 2R. R1 R2 upon R1 plus R2 को सिंप्लीफाई कर लेती है तो ये हो जाएगा 12R स्क्वायर अपॉन 8R। तो एक R से कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो ये आ रहा है 3/2R। तो 3/2R तो इन दोनों का आया। अभी यहाँ पे R और 3R और है, तो R 3R अगर सीरीज में तो इट इज बिकम 4R। तो 4R में अगर मैं टोटल निकालूं, मतलब नेट रेजिस्टेंस अगर निकाल लूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन से, तो 3/2R में क्या ऐड करना पड़ेगा 3R प्लस R, दैट मींस 4R ऐड कर दो। सो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, सो इट विल बिकम 11R अपॉन 2। ये मेरे पास आ गया फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन मुझे रेजिस्टेंस नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना था बी और ई पे। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा वो निकालना है, और यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा वो चाहिए, यानी कि एक तरीके से मुझे टीबी चाहिए और टीई चाहिए, राइट। तो क्योंकि मैंने पूरा अगर सीरीज मान ले तो सीरीज में करंट सेम रहती है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे
ओवरऑल टोटल करंट निकाल दूंगी, वही करंट इसमें होगी AB में भी और वही करंट EF में भी होगी। तो अगर मैं पूरा करंट निकालूं तो पूरा रेजिस्टेंस आ गया। तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। I इज इक्वल टू, मैंने कहा था मैं उसी एनालॉजी से सॉल्व कर रही हूँ, तो V बाई आर, यहाँ टेम्परेचर 100 है, यहाँ 40 है, तो 100 माइनस 40 कितना हुआ, 100 माइनस 40 कितना हुआ, 60। तो V बाई आर, और R हमने निकाल लिया है, कितना रेजिस्टेंस आया है, 11R/2, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, AB में जितनी करंट आ रही है उसके भी, और वही इसके EF की करंट की भी इक्वल होगी। तो यहाँ जो करंट आएगी, अगेन I इज इक्वल टू V बाई आर लगा दो, तो 100 माइनस TB, तो यानी कि V बाई आर का मतलब यहाँ पे वोल्टेज की जगह हम टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे करंट की जगह हमारे पास हीट फ्लो आ जाता है, राइट। तो वही चीज हमें कैलकुलेट कर ली, राइट। तो हमें टेम्परेचर निकल आएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 100 माइनस TB अपॉन R किसके इक्वल आएगा, 100 माइनस TB अपॉन R, राइट। 100 माइनस TB अपॉन R, यहाँ देखोगे तो TE माइनस 40, क्योंकि ये वाला हायर टेम्परेचर पे होगा क्योंकि पहले है, तो TE माइनस 40 अपॉन 3R, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस 3R है, तो होगा TE माइनस 40 अपॉन 3R। तो एक एक करके दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसके संग इसको सॉल्व कर लो, करेक्ट। तो पहले इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 120 अपॉन R, तो R तो पहले दो सबसे कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 120 सीधे बाई क्रॉस कर दे रही हूँ मैं, तो 120 इज इक्वल टू 1100, तो 120 इज इक्वल टू 1100 माइनस 11 TB, करेक्ट। तो यहाँ से 11 TB क्या आ जाएगा, 1100 माइनस 120, 11 TB आ जाएगा 1100 माइनस 100 हो जाएगा 1000, और 1000 माइनस 80 कितना होगा, 1000 माइनस 80 हो जाएगा 980, 1000 माइनस 20 करना था, ओके, तो 980 हो जाएगा, क्योंकि 120 माइनस करना ना, ठीक है। तो 11 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 11 8 जा 88, यानी कि 89 के आसपास आएगा, क्योंकि 98 है ना, तो अगर 9 होता तो 99 वो हो जाता, ठीक है। तो ये 980 है, ध्यान रखना, ये 980 है, राइट। तो 11 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 89 के आसपास आएगा, 89 पॉइंट कुछ आएगा, करेक्ट। तो TB मेरा आ रहा है 89। तो आंसर तो पता चल गया कि 89 यानी कि यही वाला होगा। और अगर तुम चाहो तो इधर से वेरीफाई कर सकते हो दूसरा आंसर भी, क्योंकि यहाँ से TE R तो कैंसिल हो गया था, TE माइनस 40, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास 73 आ जाएगा, यानी कि इससे बस इक्वेट करके देख लेना, TE की वैल्यू 73 आ जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि तुम्हें इसे इलेक्ट्रिक करंट की एनालॉजी से सॉल्व करना था, राइट। तो आसानी से आंसर है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर मुझे याद है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ऐसा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, गैस बेस्ड गीजर हीट्स 5 लीटर वाटर पर मिनट। तो 5 लीटर वाटर पर मिनट जो है 27 से 87, यानी कि 1 मिनट में, पर मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में वो उसका टेम्परेचर 27 से 87 कर दे रहा है, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो मैं यहाँ से गीजर की पावर निकाल सकती हूँ। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क यानी कि हीट हम लिख सकते हैं MC डेल्टा T, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। तो मास कितना गिवन, 5 लीटर, 5 लीटर। तो वाटर के केस में हम 5 लीटर को 5 kg कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है ना, डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और 1 लीटर को अगर हम केजी में करेंगे तो 5/1000 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 5 लीटर हम 5 kg लिख सकते हैं इन केस ऑफ वाटर। तो मास हो गया 5 kg, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 kg वाटर, राइट। तो यहां से अगर हम देखें इसका स्पेसिफिक हीट वाटर का दिया हुआ है, दैट इज 4200, और डेल्टा टी अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट विल गेट 60 अपॉन टाइम, मुझे 1 मिनट दिया है पर मिनट। तो यहाँ पे डेल्टा टी भी मेरे पास 60 आ गया, और टाइम भी, तो ये 60 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गई, जूल पर सेकंड। अगर तुम थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो उन्होंने हीट ऑफ कंबशन दे दिया है जूल पर ग्राम में, और आंसर पूछा है इन्होंने ग्राम पर सेकंड में, राइट। तो रेट ऑफ कंबशन, यानी कि रेट ऑफ कंबशन का कोई ऐसा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम पावर को इससे डिवाइड कर दें, यानी कि पावर की जो यूनिट आ रही है, मैं तुम्हें यूनिट समझाती हूँ, ये वाली वैल्यू अगर जूल पर सेकंड में आ रही है पावर की, और जो इन्होंने हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है इन्होंने जूल पर ग्राम। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो जूल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ग्राम पर सेकंड में, करेक्ट। तो सीधे सीधे जो तुम्हारे पास जो पावर आई है, बस इसको डिवाइड करना है तुम्हें इसको जूल पर ग्राम से, राइट।
तो मैं इसको बस डिवाइड कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा। तो अगर थोड़ा भी डायमेंशंस का आइडिया, इसलिए कोई क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो तब तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे करना। तो 5 इंटू 4200 ये जो है इसको सिंपली डिवाइड कर दो 5 इंटू 10⁻⁴ से, तो 5 गया और 10⁻⁴ से ये 0.42 हो जाएगा, राइट। सो 0.42 विल बी योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम रॉड है और एक स्टील रॉड है, तो दो डिफरेंट मटेरियल्स की रॉड है, सेम लेंथ की है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आर जॉइंट टू मेक टोटल लेंथ 120। तो टोटल लेंथ 120 है और सेम लेंथ है, यानी कि दोनों की इंडिविजुअल लेंथ कितनी हो गई, 60-60 हो गई। दोनों की लेंथ कितनी हो गई, 60-60 हो गई, और दोनों का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री पे है, लेकिन दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग होगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट मटेरियल। तो दोनों का एक्सपेंशन, यानी कि मुझे अल्फा दिया हुआ है, लेंथ में एक्सपेंशन को अल्फा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, उसका एरिया और वॉल्यूम में एक्सपेंशन रिलेशन 1:2:3 होता है, तुम्हें सबको पता है। तो यहाँ पे हमें बस लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो लेंथ ऑफ द कंपोजिट रॉड बताना है व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसके टेम्परेचर को 30 से चेंज करके तुमने क्या कर दिया, 100 कर दिया है। तो 30 से 100 अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ में ओवरऑल कितना चेंज आएगा। तो मैं दोनों का अगर हम ओवरऑल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला निकालती हूँ तो हमें पता होता है कि अल्फा एल डेल्टा टी, दैट मीन्स वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है और इस पे। तो अगर दोनों ही एक्सपैंड करेंगी, आयरन भी, स्टील भी और एल्यूमिनियम भी, तो अगर मैं टोटल निकालूं तो एल्यूमिनियम वाले में और दोनों को ऐड कर देंगे, तो यानी कि दोनों का अल्फा एल डेल्टा टी और अल्फा एल डेल्टा टी ऐड करना है, क्या करना है। तो दोनों का टेम्परेचर तो 70 ही चेंज हो रहा है, 30 से 100 चेंज हो रहा है, यानी कि 70 चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी दोनों का सेम है और इनिशियल लेंथ भी दोनों की 60-60 है, यानी कि एल डेल्टा टी हम कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो एल डेल्टा टी और एल डेल्टा, इसका देखो अल्फा अलग अलग है, राइट, मटेरियल अलग है। तो एल डेल्टा टी दोनों का सेम है, लेंथ कितनी है, 60-60 है, और डेल्टा टी तुम्हें पता है कि डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी कि 70 है, तो ये 70 है। और दोनों का बस अल्फा 1 अल्फा 2 ऐड कर दो। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या दिया है, 24 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5, राइट। तो अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ से 10⁻⁻5 है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ और 10 से डिवाइड करूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 12 और 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 12 इंटू 10⁻⁻6, ऐसा इसलिए क्योंकि 10⁻⁻6 इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 7 जा 4200 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12। मैंने इसको क्या लिखा है, 12 इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया, करेक्ट। तो अगर 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36। तो 4200 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6, तो 4200 इंटू 36 कर लो, तुम पेन से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है 151200, 151200 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 123456, यानी कि पूरी वैल्यू आ जाएगी 0.1512, राइट। तो ये मेरे पास चेंज इन लेंथ आया है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, इनिशियली लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ वाज 120, टोटल लेंथ कितनी थी, तो मैंने दोनों का इसीलिए टोटल एक्सपेंशन निकाल दिया। टोटल एक्सपेंशन मेरे पास आ गया है 0.1512, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 120.15, राइट, 120 पॉइंट। तो 120 ओरिजिनल था, इसे 120 ऐड कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल एक्सटेंडेड लेंथ। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, right, hit the subscribe button if you want these kind of videos again, and I have written the formulas here, बहुत कम formulas में सारे questions हो गए हैं, right। So I'll see you in the next video. Thank you.